हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। आपका स्वागत है। आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप सीरीज देख रहे हैं पूरे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की। उम्मीद है आपने प्रीवियस सारे पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देख के आइए पहले, क्योंकि अगर आपने नहीं देखे, क्योंकि हम इतने आगे निकल आए हैं कि हम बहुत ही धीरे धीरे लेवल अप कर रहे थे और धीरे धीरे क्वेश्चन अब अच्छे हैं। मतलब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा। अब धीरे धीरे आपको एक वेरिएबल के बाद फिर 2 वेरिएबल, फिर 3 वेरिएबल ऐसे देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको आता है, आपको टर्म्स आती हैं तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमने आपको एक थोड़ा अलग तरीका बताया है। जनरली जैसे आजकल लोग पढ़ रहे हैं पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, हमने थोड़ा कुछ अलग बताया। अलग ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। देखिए अलग क्या कर लोगे आप, ठीक है, रीजनिंग है, आपको सोचना है, आपको सॉल्यूशन करना है, आपको एक पहेली है, आपको सॉल्व करना है। अब इसमें अलग क्या कर लोगे, पहेली तो वही सॉल्व होनी है, कोई फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते, कोई एक फिक्स मेथड है नहीं कि आप मैथ्स तो है नहीं कि फिक्स कोई मेथड लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ जाएगा। तो नया करने का मतलब ये कि एक सिंगल अप्रोच लेके हम काम करेंगे सिर्फ पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में। किसी भी टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट हो, किसी भी टाइप का पजल हो, सिर्फ एक सिंगल अप्रोच से सब कुछ सॉल्व होगा। क्योंकि एक सिंगल अप्रोच मतलब आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे एक अप्रोच के ऊपर, ठीक है। आप इधर उधर ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मैं एक ब्रीफ कर देता हूं क्या हमारा तरीका रहता है। तरीका हमारा ये रहता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, हर एक स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन, जो हिंट या जो क्लू निकल के आता है उसको हम साइड में एक शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं। उसका भी एक तरीका होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन में दोबारा नहीं जाते, क्योंकि क्वेश्चंस आपको भी पता होगा कि क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। क्वेश्चन जो 2 बार पढ़ा मतलब उसका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाना है। तो हमें कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है कि हम यही करते हैं कि क्वेश्चंस में हम दोबारा नहीं मूव करते। हम सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन की सारी चीजें हम इतने शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं ना, वैसे ही क्यों जरूरत ही नहीं पड़ती क्वेश्चन में जाने की। इसके बाद उन सारे क्लू को हम यूज करते हैं अपने प्लॉट में, ठीक है, जहां पे हमें पजल सॉल्व करनी है। क्लू भी यूज करने का एक तरीका होता है। क्लू यूज करने का तरीका ऐसा होता है कि पहले तो आप क्लू यूज करो, ठीक है, कोई सा भी एक क्लू आप उठा लो। पहला क्लू कौन सा उठाना है, अब जब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करते करते बताऊंगा आपको, तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। बस ये कि कुछ टर्म्स यूज अगर करता हूं मैं, कुछ वर्ड यूज करता हूं जो आपके नहीं समझ में आता है, तो आप प्रीवियस पार्ट सारे देखिए, ठीक है, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज और मैं हमेशा गारंटी हमने दिया है कि इस अप्रोच में, जो ये अप्रोच है, आंसर जल्दी आएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल एक्यूरेसी, एकदम 100% एक्यूरेसी रहेगी। तीसरी चीज, अगर आपका क्वेश्चन कहीं पे भी गलत कर रहे हो, आप कहीं पे भी कुछ भी चीज अगर आप गलत कर रहे हो, कोई किसी भी स्टेप में, आपको खुद आभास हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा, आपको सामने से आवाज आएगी कि बेटा गलत कर रहे हो, रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है, फिर से जो है ट्राई करो। ये चीज जो है आपके अंदर खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी देखेंगे, अभी देखिएगा आप, अगर कहीं पे भी हम गलत करेंगे तो खुद, क्योंकि जब हम अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो जब 3 पॉसिबिलिटी लेके चले, ठीक है, तो मान लो तीसरी वाली जो पॉसिबिलिटी है उस पर कुछ गलत जैसे ही होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो इस क्या करेंगे, हम तीसरी वाली पॉसिबिलिटी काट देंगे। क्लियर? तो कैसे होती हैं सारी चीजें, क्या होता है, वो जब आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, आपको जैसा पता ही होगा। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन पॉज करके अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर आप रिज्यूम करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हर एक स्टेटमेंट से जो क्लू या हिंट निकल के आएगा वो हम नोट कर लिया करेंगे साइड में। क्लियर? और उसके बाद फिर हम सारे क्लू की हेल्प से, हिंट की हेल्प से, इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो है अपनी पहेली सॉल्व करेंगे। आज का लेवल थोड़ा सा अप है, ठीक है, प्रीवियस पार्ट से धीरे धीरे हम लेवल अप ही कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जो लास्ट वाला जो वीडियो था ना, इसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला, उससे थोड़ा सा और भी लेवल अप कर दिए हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया, एक्स्ट्रा वेरिएबल। कैसे, क्या है वेरिएबल, देखते हैं, सारी चीजें समझ में आएंगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A B C D E F G and H स्टडी इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, ठीक है, और 8th, ठीक है। 8 लोग हैं A से लेकर H तक, ठीक है, 8 लोग हैं A से लेकर H तक। अब देखिए ये सारी चीजें हम नोट करते हुए चल रहे हैं ना, हमें दोबारा क्वेश्चन में नहीं जाना पड़ेगा। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक, ठीक है, तो 1st से लेकर 8th तक ये भी हमने नोट कर लिया। 1st से लेकर 8th तक ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं। कौन किस क्लास में पढ़ रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक। ऑल ऑफ देम आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, सब के सब जो हैं एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं,
बैठा दो 8 लोगों को, 2 2 4 2 6 2 8। मैंने कहा था कि सेम डायग्राम आपको 2 बार बना लेना है, 2 2 4 2 6 2 8। क्यों बना रहे हैं 2 बार? हो सकता है 3 बार भी बनाना पड़े, लेकिन क्यों बना रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। कोई बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 2 सेकंड 4 सेकंड का काम रहता है। सर्कल खींचा, जरूरी नहीं कि साफ डायग्राम आपको ऐसा नहीं कि बना के पूरा सबमिट करना है आपको तो क्वेश्चन का आंसर निकालने हैं, कैसे भी करो आप, तो ज्यादा सफाई में ध्यान नहीं देना है। देखिए ठीक है, क्लियर, हमें सिर्फ मतलब है आंसर से। फिर देखिए हमने ये पढ़ लिया, और फेसिंग अराउंड ए सर्कल टेबल और फेसिंग द सेंटर। एक चीज यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर दी कि जो सबके सब है ना वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब जितने भी पर्सन है सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं सब। तो एरो देखिए हम अंदर की तरफ बना रहे हैं, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ये एरो बनाना जब प्रैक्टिस में अच्छा आ जाए ना तो ये एरो बनाना फिर छोड़ देना है। अभी मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन एक्सप्लेन करना है। जब आपके प्रैक्टिस में आ जाए तो ये सब एरो बनाना छोड़ दें, सब बच्चों वाली चीजें हैं, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। फिर देखिए फेसिंग द सेंटर, सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब इस चीज से हम मुक्त हो गए, मतलब हमें अब फेसिंग की कोई ज्यादा झंझट नहीं है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें फेसिंग अलग अलग थी, तो हमने कैसे किया था अलग अलग फेसिंग होने के बावजूद भी, वो आप लास्ट पार्ट में देख सकते हैं। देखिए C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, जो C है वो H के थर्ड राइट में है, तो H जहां कहीं भी होगा उसके फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट में कौन होगा? C होगा। क्लियर, ये चीज कंफर्म है। अब सबकी फेसिंग तो सेम है, तो एक चीज तो क्लियर है कि H का जो राइट होगा वो इधर ही होगा। ठीक है, अगर H का राइट हमने इधर बनाया तो इधर ही होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो इनसाइड फेस कर रहे हैं कि इसका मतलब तो सेम है कि सबका लेफ्ट और राइट सेम होगा, सबका लेफ्ट राइट सेम होगा। तो जब सबका लेफ्ट राइट सेम होगा तो हम एक फिक्स डायरेक्शन लेके चलते हैं। हमने जैसे राइट, इसको मान लिया कि H का जो राइट हुआ करेगा, मतलब राइट जो हम अब एज्यूम करेंगे वो इधर साइड को राइट कहेंगे, इधर साइड को लेफ्ट कहेंगे। अच्छा, इधर साइड को राइट कहते हैं, इधर साइड को लेफ्ट कहते हैं। कब कहते हैं? जब कोई भी पर्सन, रो के केस में कह रहा हूं, रो के केस में जब वो पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा हो, अगर कोई पर्सन मान लो यहाँ पे है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा हो, तो उसके लिए राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये पर्सन है ना, ये जो नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब सेंटर की तरफ देख रहा है। अगर मैं इस सर्कल को, ये सर्कल को अगर मैं से खोल दूं, इस सर्कल को अगर मैं से खोल दूं तो सिंगल रो मिलेगी, हमें सिंगल रो मिल जाएगी। उस रो को फिर से मैं घुमा दूं, बंद कर दूं, तो वो एक सर्कल बन जाएगा। अगर इस सर्कल को मैं से खोल के ऐसे एक सीधी एक रो बना दूं, तो इस रो जब रो बनेगी तो सबकी जो फेसिंग होगी वो किधर होगी? नॉर्थ की तरफ होगी। क्या ये चीज आप समझ रहे हैं? नॉर्थ की तरफ होगी। देखिए ये तो वैसे ही नॉर्थ की तरफ है क्योंकि ये तो यहीं रहेगा। अब जब ये सारी चीजें खुलेंगी तो ये ऐसे आएंगी, ये सब नॉर्थ की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें जो ऐसी हैं, ठीक है, वो घूम के ऐसे सीधा हो जाएगा, तो देखिए नॉर्थ की तरफ फेसिंग हो जाएगी। तो इस तरह से सबकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। तो अगर सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं रो के केस में कि सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है क्लू नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्लू नोट करने का एक तरीका तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मतलब बिल्कुल मतलब एक्यूरेट और एकदम ब्यूटीफुल तरीका होता है आपका क्लू नोट करने का। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका आज तक कोई नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे अच्छी जो बात है इस तरीके की कि स्मूथ रहेगा। जब पजल सॉल्व करोगे, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करोगे, तो बड़ा ही स्मूथ तरीके से कार्यक्रम चलेगा, मतलब कहीं पे भी चीजें अटकेंगी नहीं। बात ये है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि क्यों हमने ऐसा ही एज्यूम किया। अब देखिए हम ऐसे ही हम क्लू नोट करते हुए जाएंगे। C sits third to the right of H. H studies in standard 8th। ठीक है, सॉरी, H के लिए कह रहा है कि H जो है 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। ये चीज फिक्स हो गई कि H 8वीं क्लास में ही पढ़ेगा। फिर देखिए F sits second to the left of E, मतलब E जहां कहीं भी होगा उसका सेकंड लेफ्ट कौन होगा? F होगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा था कि F sits second to the left of E, तो देखिए E का लेफ्ट हमने क्या माना है? ये माना है। ठीक है, अब सारी डायरेक्शन सेम कंसीडर करेंगे हम हर एक चीज में, क्योंकि 8 लोग जो हैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो 8 लोगों के लिए डायरेक्शन तो सेम होगी। F sits second to the left of E। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि E is not an immediate neighbor of C और H। कहने का मतलब कि E जो है इमीडिएट नेबर नहीं होगा, ना ही C का और ना ही H का, मतलब E के साथ कभी भी H नहीं आएगा, E के साथ कभी भी C भी नहीं आएगा। ये चीज भी क्लियर हो गई।
फिर कह रहा है कि द वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड 1 इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब कह रहा है कि जो ई का इमीडिएट नेबर होगा वो पहली क्लास में पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो पहली क्लास में पढ़ रहा होगा। अब वो ई का इमीडिएट नेबर मतलब राइट भी हो सकता है और ई का इमीडिएट नेबर मतलब वो लेफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब वो कहाँ पे है, जब हम पजल सॉल्व करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा हमें। 3 people sits between H and the student of standard 7, ठीक है, H और जो लड़का 7वीं क्लास में पढ़ रहा है उसके बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो H और जो बंदा 7th क्लास में पढ़ रहा है उसके बीच में 3 लोग हैं। अब जब कभी भी ऐसा स्टेटमेंट कहते हैं ना कि इन बिटवीन, ठीक है, कि इसके बीच में इतने लोग हैं, इसके बीच में इतने लोग हैं, तो होता क्या कि हमें सीक्वेंस नहीं पता होता कि H इधर ही आएगा, 7th क्लास वाला इधर ही आएगा। हो सकता है 7th क्लास वाला H के लेफ्ट में आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है, H के लेफ्ट में आ रहा हो 7th क्लास वाला, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो H के राइट में आ रहा हो 7th क्लास वाला, तो दोनों चीजें हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि हम 2 बार ये चीज नोट करेंगे, हम क्या करते हैं कि एक बार हमने ये नोट कर लिया और हम सिंपल सा एक ऐसा एरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि H और ये जो 7th क्लास वाला बंदा है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमें इनकी प्लेस कंफर्म नहीं है अभी। क्लियर। तो ये एरो इतना इंपॉर्टेंट होगा ना आपके पजल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपको क्वेश्चन पे फिर जाना ही नहीं है क्लू नोट करने के बाद। तो क्लू ऐसे नोट करिए कि आपको क्वेश्चन की हर एक इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हो क्लू आपका, ठीक है। तो ये चीज, ये एरो का मतलब क्या बताता है, इन बिटवीन, मतलब कि इसके बीच में इतने लोग बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं पता कि H किधर है, 7th क्लास वाला किधर है, मतलब दोनों इधर उधर भी हो सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज हमने कर ली। फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है, क्योंकि अब जैसे ये है, इसमें हमने एरो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि H के राइट में ही आएगा C, यहाँ पे भी फिक्स है कि F के राइट में ही आएगा E, तो यहाँ पे तो फिक्स था, इसलिए हमने कोई एरो नहीं लगाया। तो इनमें और इनमें कुछ डिफरेंस तो समझ में आना चाहिए ना, तो बस ये डिफरेंस दिखाने के लिए हमने एरो लगा दिया है, ठीक है। आप एरो की जगह में कुछ और लिख लो, कुछ और लगा लो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फिर देखिए, ये हो गया। इसके बाद H, C एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2। कह रहा है कि H हो गया और जो C है, ठीक है, और इनके जो नेबर्स हैं ये जो है क्लास 2 में स्टडी नहीं करते हैं। मतलब H का नेबर, H और H का नेबर, ठीक है, इसी तरह से C और C का नेबर, ठीक है। ये 6 लोग जो होंगे ना, ये 6 लोग 2nd क्लास में स्टडी नहीं कर रहे होंगे। ये 6 लोग स्टडी नहीं कर रहे होंगे 2nd क्लास में। लिखा हुआ है H, C एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, मतलब इमीडिएट पड़ोसी। अब वो लेफ्ट वाला भी पड़ोसी और राइट वाला भी पड़ोसी, दोनों पड़ोसी की बात कर रहा है ये। डू नॉट स्टडी इन 2nd स्टैंडर्ड, ठीक है, और कह रहा है H और C भी है उसमें शामिल है। तो H का भी दोनों पड़ोसी, C और C के भी दोनों पड़ोसी, मतलब ये इतने लोग जो हैं 2nd क्लास में जो है नहीं पढ़ रहे होंगे। फिर देखिए, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 2 एंड G। कह रहा है कि G और 2nd क्लास वाला जो बच्चा है, G और 2nd क्लास वाला जो बच्चा है उसके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ओनली 1 person, ठीक है, सिर्फ 1 person बैठे हुए हैं, सिर्फ 1 person बैठा हो। अच्छा, ये भी इंटरचेंज हो सकता है क्योंकि इन बिटवीन वाला मामला है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 3 एंड 4 आर इमीडिएट नेबर, मतलब जो 3री और 4थी क्लास के बच्चे हैं वो पड़ोसी हैं, ठीक है। 3री और 4थी क्लास के जो बच्चे हैं वो पड़ोसी है, मतलब ये दोनों जो है साथ में आएंगे। अगल बगल कैसे भी हो सकते हैं ये, ठीक है, एरो लगा दिया यहाँ भी। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि C इज नीदर इन स्टैंडर्ड 4 नॉर इन स्टैंडर्ड 3, ठीक है। तो जो C है इनमें C नहीं आएगा, इनमें C नहीं आएगा, तो C लिख के हमने क्रॉस लगा दिया, मतलब C ना ही 3री क्लास में आएगा ना ही 4थी क्लास में आएगा। यहाँ पे भी लिख दो आप, C जो है 3rd क्लास में नहीं आएगा। क्लियर। ये सारी चीजें इसको ध्यान में रखना है। ओनली 1 person सीट्स बिटवीन A एंड द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5, मतलब 5 और A के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, ओनली 1 person, ठीक है। 5 और A के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, सिर्फ 1 person आ रहा है 5 और A के बीच में। ये दोनों भी इंटरचेंज हो सकते हैं, इनकी भी पोजीशन क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है कि A डज नॉट स्टडी इन 2nd और 3rd। कह रहा है कि जो A है वो ना ही 2nd में है ना ही 3rd में है, तो क्रॉस, जो नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा उसमें हम क्रॉस लगा दिया करेंगे। क्लियर। 2nd एंड 3rd। B डज नॉट स्टडी इन
स्टैंडर्ड 2। जो बी है वो भी सेकेंड क्लास में नहीं पढ़ रहा है, जो बी है वो भी सेकेंड क्लास में नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ भी हमने जो है क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ये निगेटिव कंक्लूजन है। अब एक चीज मैंने ये बताई थी कि जो पॉजिटिव कंक्लूजन होता है और जो निगेटिव कंक्लूजन होता है, दोनों दिया रहता है क्वेश्चन में। तो निगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव कंक्लूजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव जो है वो तो है ही, वो तो आपको पता है। निगेटिव वाला कंक्लूजन भी, उससे आपको क्या एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकालना रहता है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो निगेटिव वाला कंक्लूजन को बड़ा इंपॉर्टेंस देना है आपको, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे हम धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब भी चीजें समझ में आएंगी, तभी टर्म समझ में आएगा। अब ये हो गया हमारा कंक्लूजन, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्लू नोट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे। मैंने कहा था कि सबसे पहला जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन बोलने के लिए क्लू कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो सबसे पहला जो क्लू है वो ऐसा क्लू हम उठाएंगे कि जो पहली चीज तो एक कोई पर्टिकुलर चीज डिफाइन कर रहा हो, मतलब जो निश्चित तौर पर कुछ चीजें कह रहा हो कि हाँ ये चीज तो निश्चित है कि ये होना ही होना है, या फिर वो क्लू जो है ज्यादा से ज्यादा प्लेस कवर कर रहा हो सिटिंग अरेंजमेंट में, क्लियर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्लू है जो एक पर्टिकुलर मतलब चीज पक्का डिफाइन कर रहा हो कि नहीं ये चीज तो होगी ही। तो आप देख रहे हो कि जो ये वाला क्लू है एच और सी वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल कंफर्म है कि एच के राइट में ही सी आएगा, और ये वाला क्लू है ये भी डिफाइन कर रहा है कि एफ के राइट में ही ई आएगा, और कौन सी पोजीशन पे आएगा ये भी डिफाइन है, ठीक है। एक चीज और डिफाइन है कि एच जो है 8th क्लास में पढ़ेगा, ये भी डिफाइन है, ठीक है। तो ये वाले क्लू हम पहले यूज करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा प्लेस कवर कर रहा हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्लेस कवर कर रहा है तो पहले हम इसको उठाएंगे, ठीक है। अब रखेंगे कहाँ एच को, तो मैंने कहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट में सीक्वेंस कभी मैटर नहीं करता, ठीक है, सॉरी पोजीशन कभी भी मैटर नहीं करती, किसकी कहां पोजीशन है कुछ भी हो सकती है, बस मैटर क्या करना चाहिए, सीक्वेंस मैच करना चाहिए और फेसिंग मैच करना चाहिए आपके सॉल्यूशन से, ठीक है। जरूरी नहीं कि एच यहीं पे बैठा हो, एच यहीं पे बैठा हो, लेकिन हाँ ये जरूरी कि अगर एच के अगल बगल एफ है और ई है तो एच के अगल बगल एफ और ई ही आएगा, भले एच कहीं पे भी बैठ जाए, ठीक है। तो ये चीज मतलब कहने का मतलब पोजीशन फिक्स नहीं रहती यहाँ पे कुछ कि नहीं एच यहीं पे बैठेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में है ना, हम तो सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है, कौन कहाँ बैठा है इससे हमें तो सीक्वेंस से मतलब सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो कहाँ पे हम, मैंने क्या कहा था, कहीं पे भी आप रख सकते हो, जैसे मैंने एच को यहाँ रख दिया, यहाँ भी मैंने रख दिया एच को यहाँ पे, और इस वाले केस में भी मैंने एच को यहाँ पर रख दिया। दो जगह क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम, ये भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों मैं 2 बार कर रहा हूं। फिर देखिए एच हो गया, एच को यहां भी रख दिया, यहां भी रख दिया। अब देखिए एच के लिए क्लास भी फिक्स है, ठीक है। तो आप उसके फुट में ऐसे ऊपर में कहीं पे भी ऐसे आप लिख दो, बस आपको पता चल जाए कि हाँ 8th क्लास में। एच के थर्ड राइट में सी है, ऐसा कह रहा है क्लू में। तो एच के थर्ड राइट में अगर मैं सी दिखाना है तो मैंने फेसिंग का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं तो कहता हूं कि आप प्रीवियस पार्ट में ही देख के आए, क्योंकि वो थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। फिर देखिए एच का थर्ड राइट में सी, तो राइट मतलब है, तो इनसाइड फेसिंग के केस में राइट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप खुद बैठो ना, या फिर अगर आपको लेफ्ट और राइट सबसे अच्छा मतलब पहचानना हो ना, तो किसी भी पॉइंट से अगर आपको लेफ्ट और राइट देखना हो तो कुछ मत करो, आप उस पॉइंट पे अपने आप को बैठा लो। मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और आप इधर देख रहे हो नीचे की तरफ, तो आपका राइट क्या होगा, आपका राइट क्या होगा, खुद सोचो ना। अगर आप ऐसे बैठे हो और अगर आप नीचे की तरफ, आपका राइट क्या होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा, मतलब ये राइट होगा, मतलब इधर वाला आपका राइट होगा। तो देखिए मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझो, बस हो गया, ठीक है। तो फेसिंग इनसाइड के केस में राइट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा आउटसाइड के केस में क्या हो जाएगा, मान लो बाहर की तरफ अगर ये देख रहा होता तो क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है, बस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए तो राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे सी बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे सी को हमने बैठा दिया, ठीक है। इस केस में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे हमने सी को बैठा दिया। फिर इसके बाद जो है, अब जैसे ये क्लू यूज हो गया ना, तो जब ये क्लू यूज हो गया तो इसको हम जो है इसमें सर्कल कर देंगे या तो क्रॉस लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये वाला क्लू तो हमने यूज कर लिया है,
क्लियर। इसके बाद मैंने कहा था कि सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन पकड़ते चलना है, ठीक है, और क्लू से क्लू कनेक्ट करना है। बचपन में पहले कैसे कनेक्ट करते हो आप, एक क्लू देखे, उस क्लू से जो दूसरा क्लू कनेक्ट हो रहा है उस वाले क्लू को आप पकड़ते हो। तो आपके पास सी आ गया, आपके पास एच आ गया, आपके पास 8 आ गया। तो सी, एच और 8 से क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या क्लू कनेक्ट हो रहा है। देखिए सी, एच और 8 से कौन कौन सा क्लू कनेक्ट हो रहा है आप देख सकते हो। एक तो ये कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए सी के लिए कह रहा है, ये भी एच के लिए कहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ही अभी हम लेके चलते हैं, इनको जो है हम वहां पे प्लेस करते हैं, क्या चीजें वो कैसे काम आएगा ये वाला क्लू। देखिए कह रहा था कि जो सी का अगल, सी और सी का जो पड़ोसी है वो थर्ड क्लास में कभी नहीं बैठेगा, मतलब थर्ड क्लास वाले वो नहीं होंगे। थर्ड क्लास का मतलब थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ेंगे वो। एच और जो एच के पड़ोसी हैं वो भी सेकंड क्लास में नहीं आएंगे। तो देखिए सी सेकंड क्लास में नहीं आएगा, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, मतलब वो निगेटिव कंक्लूजन होगा, ठीक है, सॉरी निगेटिव क्लू होगा। तो उसको आपको मतलब इग्नोर करके चलना है, इग्नोर नहीं मतलब ध्यान देना कि हाँ ये निगेटिव कंक्लूजन है, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए सेकंड यहां नहीं आएगा, सेकंड यहां भी नहीं आएगा, सेकंड यहां भी नहीं आएगा, क्लियर। एच और एच का पड़ोसी एच तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि वो 8th क्लास में फिक्स हो गया। सेकंड यहां भी नहीं आएगा, सेकंड यहां भी नहीं आएगा। इस केस में देखिए सेकंड यहां नहीं आएगा, सेकंड यहां नहीं आएगा, सेकंड यहां नहीं आएगा, तो सेकंड यहां नहीं आ पाएगा। तो अब आप बताइए कि जब सेकंड यहां और यहां नहीं आ रहा है तो सेकंड कहां पे आएगा फिर। सेकंड के लिए इस केस में सिर्फ 2 ही पोजीशन बच रहा है, ये और ये 2 बच रहा है। इस केस में भी वही सेम ही हो रहा है, ठीक है, सिर्फ ये 2 पोजीशन बच रही है। देखिए जब आपको क्लियर हो गया कि सेकंड 2 ही जगह बैठ पाएगा, जब आपको क्लियर हो गया कि सेकंड 2 ही जगह बैठ पाएगा, तो फिर निगेटिव कंक्लूजन हमारा, क्योंकि देखिए निगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव कंक्लूजन में चेंज हो गया ना। तो जैसे ही निगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव कंक्लूजन में चेंज हो जाए तो फिर उस निगेटिव वाले का उतना कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि सेकंड पोजीशन की तो फिक्स हो गई। तो जहां जहां मैंने 2 लिखा है उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, ये हट गया, ठीक है, हमें सेकंड वाला का जो प्लेस था वो हमें कंफर्म हो गया। अब देखिए अब आप क्या करोगे, सेकंड वाले पोजीशन के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी आप लेके चलो, 2 पॉसिबिलिटी आप लेके चलो। एक बार मैं चलो यहां पे बैठा देता हूं, ठीक है, और एक बार मैं यहां पे बैठा देता हूं। दो जगह मैंने बैठा दिया बारी बारी से। अब देखिए अगर इस केस में मैं सेकंड को यहां बैठाता हूं, अगर इस केस में मैं सेकंड को यहां बैठाता हूं तो एक कंक्लूजन ये था। अब देखिए मैंने ये वाला कंक्लूजन यूज कर लिया ना, तो इसको ही मैं इरेज कर दूंगा। आप एक चीज और देख रहे होंगे कि सी के लिए कह रहा था कि सी थर्ड क्लास में भी नहीं है, मतलब सी थर्ड क्लास में भी नहीं पढ़ता। तो ये कंक्लूजन तो हमने यूज कर लिया। तो पहले तो इसमें हम सर्कल लगा देंगे जिसमें हम इस पर फिर से ना भटके, ठीक है। अब देखिए सी जो है थर्ड क्लास में है, सॉरी थर्ड क्लास में नहीं है, तो ये रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, क्लियर। इस केस में भी यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, क्लियर है। फिर देखिए मैं क्या कह रहा था कि अगर यहाँ पे सेकंड है तो ये वाला कंक्लूजन आप देख रहे होगे कि इसमें लिखा हुआ था कि जी और सेकंड क्लास के बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले कंक्लूजन हम अब यूज कर रहे हैं। तो सेकंड को अगर यहाँ बैठाते हैं तो जी को यहाँ पे बैठा पाएंगे क्या, क्योंकि बीच में तो एक ही पर्सन को बैठाना है, तो इधर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एच प्लेस्ड है। हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, जी को यहाँ बैठा सकते हैं। तो जी को हम यहाँ रख दिए, कहाँ पे, इस केस में जी को हम यहाँ पे रख दिए। इस केस में जी को हम कहाँ रख सकते हैं, अगर हम 2 को यहाँ रख रहे हैं तो इधर तो रख नहीं सकते क्योंकि इधर सी बैठा हुआ है, इधर ही रख सकते हैं। तो ये हमने रख दिया जी को यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कंक्लूजन यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ठीक है। अब हमें कोशिश करना है कनेक्ट करने की, किससे, ठीक है, जी से, ठीक है, जी से कनेक्ट करेंगे। दूसरी चीज हमारे पास अभी ए है, बी है, कई सारे वेरिएबल हैं, क्लियर। अब देखिए एक चीज और कह रहा था कि सी जो है ना थर्ड क्लास में आएगा, सी फोर्थ क्लास में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाला आप कंक्लूजन ये भी नोट कर लो कि सी जो है फोर्थ क्लास में भी नहीं आएगा, यहाँ पे फोर्थ भी नहीं आएगा किसी भी तरीके पे, ठीक है। अब हम आते हैं अगले कंक्लूजन में अपने। आप देख रहे थे कि यहाँ कह रहा था ये कि एच और 7th क्लास के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, एच और 7th क्लास के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, तो ठीक है, हम हमारे पास तो 2 अलग अलग पोजीशन है, दोनों पोजीशन हम बैठा देते हैं। इस वाले केस में 1 2 3 लोग, और यहाँ 7th क्लास वाला बैठेगा, ठीक है। और अगर इधर से आता है तो 1 2 3 यहाँ 7th क्लास बैठेगा, दोनों केस में सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप किसको रख दोगे, 7 को, यहाँ पे किसको रख दोगे, तो ये हो गया G7, ठीक है। याद रखिएगा ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। इस केस में आप किधर बस आप बैठा सकते हो, इस केस में भी इधर ही बैठेगा, 3 छोड़ के, एक ये 7 यहां बैठ गया,
ठीक है, 1 2 3 छोड़ के 7 यहाँ बैठ गया। निगेटिव कंक्लूजन हम और यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा था कि E जो है ना ही C का पड़ोसी है ना ही H का पड़ोसी है। चलो E यहाँ नहीं आएगा, E यहाँ नहीं आएगा, E यहाँ भी नहीं आएगा, E यहाँ भी नहीं आएगा। इस केस में E यहाँ भी नहीं आएगा, E यहाँ तो ऐसे भी नहीं आएगा, G बैठ गया यहाँ पे। E यहाँ नहीं आएगा, E यहाँ नहीं आएगा, तो E कहाँ आएगा फिर? इस केस में E के लिए 2 प्लेस बचा, इस केस में E के लिए कितने प्लेस बचे? इस केस में तो E के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचा, सिर्फ ये वाला प्लेस बचा। तो चलिए इस केस में पहले हम E को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, E को हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा E के लिए क्या कह रहा था? E के लिए और कुछ था क्या? हाँ चलो इस केस में हमने रख दिया किसको? E को, ठीक है। इस केस में हम E को कहाँ रख सकते हैं? चलिए E को मान लेते हैं, इस केस में हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। अगर हम इस केस में E को यहाँ रख देते हैं, आपके पास क्लू दिया हुआ था कि E के सेकेंड लेफ्ट F है, तो अगर आप यहाँ पे बैठाते हो किसको? अगर आप यहाँ पे बैठाते हो G को, तब तो सेकेंड लेफ्ट आप रख सकते हो, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट F को यहाँ रख सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर आप G को यहाँ बैठाते हो इस वाली पोजीशन में, तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे आएगा, जबकि यहाँ पे C बैठा हुआ है ऑलरेडी। तो मतलब E को आपको कहाँ बैठाना पड़ेगा? E को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा, क्लियर। बैठा दिए। अब जब E को बैठा दिए तो आप बड़े आराम से इस क्लू का यूज करके आप F को भी बैठा सकते हो। E का सेकेंड लेफ्ट F, तो E का सेकेंड लेफ्ट देखिए, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे G बैठा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा ये 2 डायग्राम बनाने का, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि सेकेंड लेफ्ट, E का सेकेंड लेफ्ट F, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, G बैठा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे हम बड़े आराम से F को रख सकते हैं। अब देखिए, अब आप सोचिए अगर आप सिर्फ यही डायग्राम बना के चलते तो क्या ये अरेंजमेंट सॉल्व होता? काफी लेंदी प्रोसेस जाता, ठीक है। आप बनाते, गलत आता आपका, ठीक है। अब आपको खुद आभास हो गया ना। देखिए मैंने कहा ना कि आपको खुद आभास हो जाएगा। अब आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे सेकंड लेफ्ट है, यहाँ पे तो जी रखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी जो है गलत है, मतलब ये अरेंजमेंट तो पक्का ही गलत आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये अरेंजमेंट गलत जाए तुरंत अब इसका काम नहीं है, अब इसको आप काट दोगे। इसका क्या काम रहा? आप काम कोई नहीं रहा, क्योंकि ये तो गलत होगी ना पॉसिबिलिटी, ये अरेंजमेंट तो बनेगा ही नहीं। इसी पे अब हम काम करेंगे, तो क्वेश्चन अब हो गया आसान हमारे लिए, क्लियर। अब देखिए जब आपने E की प्लेस जब फिक्स हो गई तो E का जो है ये आपने लिखा था निगेटिव, तो ये भी आप काट दो, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्लियर, ठीक है। ये चीज अब हम सिर्फ इस पे काम करेंगे। अब हमने कंक्लूजन ये भी सारा वो कर लिया। अब देखिए अब क्या था कि यहाँ ये भी हमने यूज कर लिया, ठीक है, हमने ये भी यूज कर लिया। अब कौन सा बचा कंक्लूजन? अब देखिए हमारे पास 2 कंक्लूजन ये है, एक कंक्लूजन ये है। क्या कह रहा था कि E का जो वन ऑफ द वन इमीडिएट नेबर जो है, E का जो एक पड़ोसी जो है वो पहली क्लास में होगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्लास पहले से डिफाइन है, तो यहाँ ये वाला तो एक क्लास में, 2 क्लास में तो हो नहीं सकता, यही होगा, ठीक है। तो G कौन से क्लास में आ गया? G आ गया फर्स्ट क्लास में। G कौन से क्लास में आ गया? फर्स्ट क्लास में। ये भी कंक्लूजन यूज हो गया, ये भी कंक्लूजन यूज हो गया। अब देखिए कौन सा कंक्लूजन बचा? अब ये बचा और ये बचा। कह रहा है कि B जो है वो सेकंड क्लास में नहीं है। अब ये बताइए B के लिए कौन से 2 प्लेस बचे? B के लिए सिर्फ एक ये प्लेस बचा, एक ये प्लेस बचा, एक ये प्लेस बचा, तो B जो है सेकंड क्लास में नहीं आएगा। मतलब B के लिए सिर्फ ये 2 प्लेस बचे। B को या तो हम यहाँ रख दे या तो हम यहाँ रख दे। लेकिन अगर मान लीजिए हम B को यहाँ रख देते हैं, अगर हम B को एक बार यहाँ रख के करते हैं फिर हम वहां पे रखेंगे, तो B को यहाँ पे रखते हुए हम अपना आखिरी वाला कंक्लूजन यूज करेंगे। आखिरी वाला कंक्लूजन क्या था? कह रहा था कि A और 5th क्लास के बच्चे के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ, मतलब एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो देखिए अब A को हम कहाँ रख सकते हैं? A को यहाँ तो रख नहीं सकते, क्योंकि A जो है ना ही सेकेंड क्लास में ना ही थर्ड क्लास में, क्लियर। A को हम फिर यहाँ रखेंगे, और अगर A को हम यहाँ रख दिए तो 5th क्लास को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? या तो यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो A पहली क्लास वाला लड़का है, तो यहाँ तो 5th क्लास वाला लड़का आएगा नहीं। इधर देखिए, इधर हम बड़े आराम से 1% छोड़ के 5th क्लास को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3rd 4th तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। और अगर कायदे से देखें तो 5th यहीं आएगा, क्योंकि देखिए पहली क्लास वाला फिक्स हो गया, दूसरी क्लास वाला फिक्स हो गया, 3 और 4 तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। अब बचा 6th 7th क्लास वाला भी फिक्स हो गया, 8th क्लास वाला भी फिक्स हो गया, तो क्या बचा? 5th और 6th, मतलब यहाँ पे या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो चलिए 5 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे रख दिए A को, ठीक है, और यहाँ पे 1 छोड़ के हमने 5th क्लास वाले को रख दिए,
क्लियर, ये चीज हो गई। अब सारी चीजें लगभग आउट ही हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो है एक जो सिर्फ अल्फाबेट बचा, मतलब एक जो बचा, कौन सा बचा, ए बी, ठीक है, सी, डी बच गया, तो डी को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और हमारी पजल सॉल्व हो जाएगी। देखिए अगर आप बी को यहाँ नहीं रखते, बी को मान लीजिए आप अगर यहाँ रखते, तो अगर आप बी को यहाँ रखते तो ए के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती। ए और 5 के बीच में आप एक बंदे को नहीं बैठा सकते, क्योंकि देखिए ए को अगर आप यहाँ रखते तो आपको 5 यहाँ रखना था, लेकिन यहाँ पे 8 रखा हुआ है, या फिर 5 आप यहाँ रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 7 रखा हुआ है, इसलिए ये वाला केस हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो हमने बी को कहाँ रख दिया, यहाँ, ए को यहाँ रख दिया, 5 को यहाँ रख दिया। अब देखिए 2 तो यहाँ रखा ही हुआ है, अब कौन कौन सी क्लास बची, 6वीं क्लास बची, ठीक है। अब कौन कौन सी क्लास बची, 3rd क्लास बची। तो अब देखिए बी, ए जो है 3rd क्लास में भी नहीं आएगा, ठीक है, ए जो है 3rd क्लास में भी नहीं आएगा। 4th क्लास में आ सकता है, क्योंकि 5th क्लास तो हो चुकी है। 6th क्लास में भी आ सकता है, तो किस में आ सकता है, एक, देखिए एक तो हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है, 3 में आएगा नहीं, 5 भी हो गया, तो 4 में आ सकता है और 6 में आ सकता है, ठीक है। तो 4थी क्लास और 6वीं क्लास में आ सकता है, या तो 4th में आएगा या तो 6th में आएगा। अगर हम यहाँ पे 6th रख देते हैं, तो ये आप देख रहे हो कि अभी एक कंक्लूजन हमारा बचा हुआ है, जो कि ये कह रहा था कि 3री और 4थी क्लास वाले लड़के जो हैं अगल बगल ही बैठेंगे। तो ये बताइए अगर आप 6th को यहाँ रख देते हो, तो फिर 3 और 4 को आप अगल बगल कहाँ रख पाओगे, क्योंकि 2 फिर वैकेंट पोजिशन नहीं बच रही है ना कहीं पे भी। तो आपको मजबूरन यहाँ पे 4th को रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 3rd को मजबूरन रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 को आपको पड़ोसी बनाना था, ठीक है। अब देखिए अब सारी चीजें सॉल्व हो गई। अब क्या बचा, एक अल्फाबेट बचा और एक क्लास बची। क्लास कौन सी बच गई, 6th क्लास बच गई, जो कि यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2nd है ऑलरेडी। एक आपका स्टूडेंट बच गया, डी बच गया, डी यहाँ पे हो गया। ये आपका फाइनल बन गया अरेंजमेंट, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन से जब, इस अप्रोच से जब आप सॉल्व करोगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप सिर्फ ये वाली जो पजल थी ना, ये वाली पजल आप सिर्फ 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, 1 से 1.5 मिनट में। 2 वेरिएबल की पजल थी, इस 2 वेरिएबल के पजल को जब आप सॉल्व करोगे 1.5 मिनट का टाइम देके, तो 1.5 मिनट का टाइम दोगे तो आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो आना ही आना तय है, क्लियर। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आपके सामने आ गया होगा, ठीक है, आ रहा होगा। अब बड़े ही आसानी से आप आंसर दे सकते हो, अरेंजमेंट बन गया ना, क्वेश्चन तो इसी से पूछेगा ना, तो आप तो कुछ भी, किसी का भी जवाब दे सकते हो। जैसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ, मतलब एफ के रिगार्डिंग क्या सही है। तो कह रहा है कि एफ स्टडीज इन स्टैंडर्ड 5 गलत है, एफ तो 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। डी एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, कह रहे हैं कि डी और जी इमीडिएट नेबर है एफ का, गलत है। डी और जी तो ई के इमीडिएट नेबर हैं। फिर कह रहे हैं कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड द स्टैंडर्ड 4th, कह रहे हैं कि एफ और 4th क्लास के बच्चे के बीच में कितने का गैप है, 1 पर्सन है क्या, नहीं 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है एफ और 4 के बीच में। फिर कह रहा है कि एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो क्या ये सही है, बिल्कुल हाँ ये सही है। देखिए ए यहाँ है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट नहीं, 3rd राइट में बैठा हुआ, और वो कह रहा है 2nd राइट, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, नन ऑफ दीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और अच्छी पजल के साथ, एक और अच्छे सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, और आप चैनल पे बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ भी अगर आपको बेनिफिट मिला इस पूरे लेक्चर से, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या लगी हो, आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए हो, ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए कि नहीं ऐसा क्वेश्चन हमें सीखना है, ये टॉपिक सीखना है, कोई सा भी टॉपिक अगर आपको सीखना है पूरे रीजनिंग में, ठीक है, या फिर स्पीड मैथ्स में भी कोई सा आपको पूरा टॉपिक सीखना हो, या फिर आपको रीजनिंग में कोई सा भी टॉपिक सीखना हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो फ्रीली। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई सिटिंग अरेंजमेंट या नई पजल के साथ।